सोचिए एक ऐसे टूल के बारे में जिसे आपने पहली नजर में पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया हो और बाद में वही टूल पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रख दे। आज हम फिग्मा की इसी कहानी के पीछे छिपे राज को समझने की कोशिश करेंगे एक किताब के जरिए जिसने इसकी सफलता को डीकोड किया है। बिल्कुल, और हम किसी रिव्यू या ट्यूटोरियल की बात नहीं कर रहे हैं। आज हमारे पास है डिजाइनिंग इन फिग्मा, अ मास्टर क्लास इन मॉडर्न इंटरफेस डिजाइन। किताब का आखिरी अध्याय यानी उसका निष्कर्ष ये सिर्फ एक समरी नहीं है, बल्कि इस बात पर एक गहरा चिंतन है कि फिग्मा आखिर इतना सफल हुआ क्यों और इसका भविष्य कैसा दिखता है। और ये बातचीत शुरू होती है लेखक योजीन के अपने अनुभव से। जब उन्होंने स्केच का कोई अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू किया तो शुरुआत में उन्होंने फिग्मा को ज्यादा भावी नहीं दिया। मुझे लगता है कई डिजाइनर्स ने ऐसा ही महसूस किया होगा। हाँ, क्योंकि उस वक्त ये ब्राउजर में चलने वाला एक नया अजीब सा टूल था। सब लोग डेस्कटॉप ऐप्स के आदी थे। लेकिन इस किताब का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है कि लेखक का नजरिया कैसे बदला। कुछ समय फिग्मा के साथ बिताने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक और डिजाइन टूल नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ा है। किताब में एक बहुत मजबूत दावा किया गया है कि फिग्मा ने डिजाइन टूल्स की अगली पीढ़ी को लीड किया है और फ्रेमर एक्स या इनविजन स्टूडियो जैसे जो नए ब्राउजर आधारित टूल्स आए, उन्होंने सिर्फ इस बात पर मोहर लगाई कि फिग्मा का रास्ता ही सही था। और जो लोग इस सफर को और गहराई से समझना चाहते हैं, उन्हें बता दें कि इस किताब की फिजिकल कॉपी Amazon पर या सीधे लेखक की वेबसाइट figmabook.com पर उपलब्ध है। तो चलिए इस निष्कर्ष में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि फिग्मा की सफलता के पीछे का असली राज क्या है। तो चलिए इसी पर आते हैं। जब हम फिग्मा के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? इसके पावरफुल कंपोनेंट्स, ऑटो लेआउट, शेयरेबल स्टाइल्स या शायद इसका प्रेजेंटेशन टूल। लेकिन मजेदार बात यह है कि लेखक के अनुसार इनमें से कोई भी फिग्मा की असली ताकत नहीं है। ये सुनकर थोड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यही तो वो फीचर्स हैं जिनकी सब बात करते हैं। लेकिन लेखक का तर्क बहुत गहरा है। उनका कहना है कि ये फीचर्स तो कोई भी कॉपी कर सकता है। कोई दूसरा ऐप कल इससे बेहतर कंपोनेंट सिस्टम बना सकता है। ये तो सिर्फ सतह की बातें हैं। तो अगर ये सब फीचर्स इसकी असली ताकत नहीं है, तो फिर क्या है? वो कौन सी सीक्रेट सॉस है जो फिग्मा को इतना अलग बनाती है? यही सबसे दिलचस्प सवाल है और किताब का जवाब उन चीजों के बारे में नहीं है जो आप स्क्रीन पर देखते हैं, बल्कि उन 3 आइडियाज या कह सकते हैं कि उन 3 स्तंभों के बारे में है जिन पर फिग्मा की नींव रखी गई है। और ये आइडियाज इतने मजबूत हैं कि कोई भी इन्हें आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। ओके, अब मजा आएगा। क्या है ये 3 स्तंभ? पहला है सहयोग यानी कोलैबोरेशन, दूसरा है खुलापन और विस्तारशीलता जिसे हम ओपननेस एंड एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं, और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, एक जीवंत और एक्टिव समुदाय यानी अ वाइब्रेंट कम्युनिटी। ये तीनों मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अरे वाह, तो ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की बात ही नहीं है, ये तो काम करने के पूरे तरीके को बदलने जैसा है, एक पूरा इकोसिस्टम। ये नजरिया तो सब कुछ बदल देता है। चलिए पहले स्तंभ को पकड़ते हैं, कोलैबोरेशन। फिग्मा ने ऐसा क्या अलग कर दिया जो पहले नहीं था? उसने सबसे बड़ी रुकावट हटा दी। लेखक के मुताबिक फिग्मा की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो ब्राउजर में सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। कोई इंस्टॉलेशन नहीं, कोई लाइसेंस की झंझट नहीं, कोई वर्जन की समस्या नहीं कि अरे तुम्हारी फाइल मेरे स्केच के वर्जन में नहीं खुल रही। बस एक लिंक और पूरी टीम एक ही जगह, एक ही फाइल पर एक ही समय में काम कर रही है। और इसका असर बहुत बड़ा हुआ होगा। इसने डिजाइन की दुनिया के दरवाजे उन लोगों के लिए भी खोल दिए जो पहले क्या होता था, डिजाइनर एक स्क्रीन बनाता था, उसका स्क्रीनशॉट लेता था, उसे ईमेल या स्लैक पर भेजता था, फिर प्रोडक्ट मैनेजर उस पर कमेंट करता था, इस बटन को थोड़ा ऊपर कर दो, फिर डिजाइनर उसे ठीक करके दोबारा भेजता था। हाँ, ये एक कभी ना खत्म होने वाला लूप था, अब क्या होता है, प्रोडक्ट मैनेजर सीधे फिग्मा फाइल में आता है और जहां बदलाव चाहिए वहीं पर एक कमेंट छोड़ देता है। कॉपीराइटर को लगता है कि बटन पर लिखा टेक्स्ट बेहतर हो सकता है, तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख के नहीं भेजता, वो सीधे डिजाइन में ही टेक्स्ट को एडिट कर देता है। और डेवलपर्स के लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं होगा। मुझे याद है वो दिन जब उन्हें डिजाइनर से पूछना पड़ता था कि इस रंग का हेक्स कोड क्या है या इन दोनों चीजों के बीच में कितनी स्पेस है, और अब वो बस इंस्पेक्ट टैब पर क्लिक करते हैं और उन्हें हर एक डिटेल मिल जाती है, रंग, फॉन्ट, स्पेसिंग, CSS कोड, सब कुछ। सोचिए इससे कितना समय और कितनी गलतफहमियां बचती हैं। तो इसका मतलब ये है कि डिजाइन अब किसी एक इंसान का काम नहीं रहा, ये एक लाइव, सांस लेता हुआ वर्कस्पेस बन गया है
जहां सब मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पिलर हुआ कोलैबोरेशन, जिसने डिजाइन को एक टीम स्पोर्ट बना दिया। लेकिन दूसरा पिलर ओपननेस एंड एक्सटेंसिबिलिटी, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फिग्मा एक बंद डिब्बा नहीं है। सोचिए, आपने एक शानदार कार खरीदी, लेकिन आप उसमें अपनी पसंद का म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा सकते या टायर नहीं बदल सकते। फिग्मा वैसा नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं, उसमें नई चीजें जोड़ सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्लगइन्स। प्लगइन्स, हाँ, ये तो हर कोई इस्तेमाल करता है। मतलब ये फिग्मा के लिए एक तरह का ऐप स्टोर है। अगर कोई फीचर नहीं है तो जाओ और प्लगइन डाउनलोड कर लो। बिल्कुल, यही इस किताब का एक अहम पॉइंट है। लेखक का तर्क है कि फिग्मा की टीम कभी भी हर किसी की जरूरत का हर एक फीचर नहीं बना सकती, ये नामुमकिन है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दरवाजे खोल दिए। उन्होंने कहा, देखो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए जो इसमें नहीं है तो तुम खुद बना लो। लेकिन क्या इस पर इतना निर्भर रहना एक तरह का रिस्क नहीं है? मान लीजिए फिग्मा ने कोई बड़ा अपडेट किया और आपका सबसे जरूरी प्लगइन, जो शायद किसी एक डेवलपर ने अपने खाली समय में बनाया हो, वो काम करना बंद कर दे, फिर तो पूरी टीम का काम रुक जाएगा। क्या लेखक इस बारे में कुछ कहते हैं? ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है और किताब में इस पे भी बात की गई है। उनका मानना है कि ये एक ट्रेड ऑफ है, लेकिन इसका फायदा ज्यादा बड़ा है, क्योंकि टीमें सिर्फ बाहर के प्लगइन्स पर ही निर्भर नहीं है, वे अपनी खास समस्याओं को हल करने के लिए इंटरनल प्लगइन्स भी बना सकती हैं। और सबसे मजेदार बात, फिग्मा ने प्लगइन बनाना बहुत आसान कर दिया है। अगर किसी को थोड़ी बहुत भी जावास्क्रिप्ट आती है तो वो इसे बना सकता है। उन्होंने इसे जानबूझकर मुश्किल नहीं बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें योगदान दे सकें। तो ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये कंपनी को हर एक फीचर खुद बनाने के दबाव से मुक्त करता है और यूजर्स को अपनी समस्याओं को खुद हल करने की ताकत देता है। और ये फिग्मा को भविष्य के लिए भी तैयार करता है। जैसे जैसे नई जरूरतें सामने आएंगी, समुदाय उनके लिए समाधान बना सकता है और प्लेटफॉर्म लगातार विकसित होता रहेगा। ठीक है, तो कोलैबोरेशन डिजाइन को टीम गेम बना देता है और प्लगइन्स उसे सुपर पावर देते हैं। लेकिन इन दोनों को एक साथ जोड़ने वाली गोंद क्या है? मतलब लोग ये सब बनाएंगे किसके लिए? बहुत अच्छा सवाल है, और यही हमें तीसरे और शायद सबसे जरूरी स्तंभ पर लाता है, कम्युनिटी। एक ऐसा समुदाय जो सिर्फ फिग्मा इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उसे बेहतर बनाने में मदद भी करता है। लेखक बताते हैं कि जब ये किताब लिखी गई थी तब फिग्मा कम्युनिटी प्लेटफॉर्म अपनी बहुत ही शुरुआती अवस्था में था, शायद बीटा में था। हाँ, वो बिल्कुल नया था, लेकिन इसके बावजूद जो लोग उस पर अपना काम शेयर कर रहे थे, उनकी संख्या और उनके काम की क्वालिटी हैरान करने वाली थी। ये दिखाता है कि लोग इस प्लेटफॉर्म को लेकर कितने उत्साहित थे। किताब में एक घटना का जिक्र है जो वाकई कमाल है। एप्पल की WWDC हुई और उसके ठीक अगले ही दिन कई लोगों ने लेटेस्ट iOS 14 की UI किट्स और विजिट्स बनाकर फिग्मा कम्युनिटी पर मुफ्त में शेयर कर दिए थे। ये अविश्वसनीय है। मैं खुद उस इंडस्ट्री में हूँ और मैं बता सकती हूँ कि किसी कंपनी को ऑफिशियली ये बनाने में हफ्तों, अगर महीने नहीं तो लग जाते हैं। पूरी टीम लगती है, और यहाँ कम्युनिटी ने इसे 24 घंटे से भी कम समय में कर दिखाया, वो भी मुफ्त में, सबके लिए। ये समुदाय की ताकत और उसकी स्पीड को दिखाता है। ये किसी एक कंपनी के लिए अकेले कर पाना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। और यहीं पर लेखक भविष्य के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ी तस्वीर पेश करते हैं। वो फिग्मा को डिजाइन का गिटहब बनते हुए देखना चाहते हैं। डिजाइन का गिटहब, ये एक बहुत बड़ा बयान है। गिटहब तो डेवलपर्स के लिए सहयोग का केंद्र है। तो क्या इसका मतलब है कि डिजाइनर भी एक दूसरे के काम को फोक कर सकेंगे, उसमें सुधार करके मर्ज रिक्वेस्ट्स भेजेंगे? ठीक यही। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां डिजाइनर सिर्फ अपनी फाइलें नहीं बनाते, बल्कि एक दूसरे के काम में योगदान देते हैं, उसे बेहतर बनाते हैं और एक सामूहिक ज्ञान का भंडार बनाते हैं। एक जूनियर डिजाइनर किसी अनुभवी डिजाइनर के बनाए हुए डिजाइन सिस्टम से सीख सकता है, उसे इस्तेमाल कर सकता है और शायद उसमें कोई सुधार भी सुझा सकता है। ये तो डिजाइन करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन क्या इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे डिजाइन की मौलिकता या ओनरशिप का क्या होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब डिजाइन ओपन सोर्स और सहयोगी हो जाता है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे मुद्दे सामने आते हैं। क्वालिटी कंट्रोल एक और चुनौती होगी। लेकिन किताब का नजरिया आशावादी है। लेखक का मानना है कि फायदे इन चुनौतियों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। ये डिजाइन को और ज्यादा लोकतांत्रिक
और सुलभ बना देगा। तो इन 3 स्तंभों सहयोग, खुलापन और समुदाय को समझने के बाद ये साफ हो जाता है कि फिग्मा की सफलता किसी एक फीचर की वजह से नहीं है, बल्कि एक गहरी सोच और एक मजबूत नींव की वजह से है। शेप में कहते हैं कि इस किताब में फिग्मा के डिजाइन टूल्स, कौन से प्लगइन्स अच्छे हैं, काम करने के बेस्ट तरीके क्या हैं और थोड़े बहुत डिजाइन के सिद्धांतों पर भी चर्चा की गई है। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, लेखक ने यह भी बताया कि इस किताब के लिए रिसर्च करते समय उन्होंने खुद बहुत कुछ सीखा। उन्होंने अपने न्यूज़लेटर फिग्मेलियन का भी जिक्र किया। दिलचस्प बात यह है कि ये न्यूज़लेटर इस किताब के लिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ फिग्मा से जुड़े संसाधनों का सबसे बड़ा कलेक्शन बन गया। ये फिर से उसी तीसरे स्तंभ यानी समुदाय की ताकत को दिखाता है। एक व्यक्तिगत प्रोजेक्ट कैसे एक बड़े समुदाय के लिए एक मूल्यवान संसाधन बन सकता है। तो अगर आज की इस बातचीत को समेटें तो सबसे बड़ी बात यह निकलती है कि फिग्मा की सफलता का राज इसके बटन्स और मेन्यू में नहीं, बल्कि इसकी नींव के 3 स्तंभों में है: सहयोग, खुलापन और समुदाय। ये सिर्फ एक बेहतर टूल नहीं, ये काम करने का एक बेहतर तरीका है। बिल्कुल, ये एक टूल से कहीं बढ़कर है। ये एक इकोसिस्टम है जो लोगों को, चाहे वो डिजाइनर हो, डेवलपर हो, प्रोडक्ट मैनेजर हो या कॉपीराइटर हो, एक साथ बेहतर काम करने की ताकत देता है। ये अकेले अकेले काम करने की संस्कृति से हटकर मिलकर बनाने की संस्कृति की ओर एक बड़ा कदम है। और ये उस बड़े ट्रेंड का हिस्सा है जिसे हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर जगह देख रहे हैं। हर चीज ज्यादा कनेक्टेड, ज्यादा सहयोगी और ज्यादा खुली होती जा रही है। और लेखक यूजीन अपनी बात खत्म करते हुए पाठकों से फीडबैक और सवाल आमंत्रित करते हैं, जो उनकी खुली सोच को ही दिखाता है। उनसे hello@efedorenko.com पर ईमेल के माध्यम से या ट्विटर पर @efedorenko पर संपर्क किया जा सकता है। और एक बार फिर याद दिला दें, ये बेहतरीन किताब Amazon और figmabook.com पर उपलब्ध है। ये बातचीत वाकई में बहुत दिलचस्प रही। इसने फिग्मा को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव के तौर पर देखने का नजरिया दिया है। किताब ने फिग्मा की तुलना डिजाइन के गिटहब से की है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे लिए छोड़ जाता है। जब डिजाइन बनाने की प्रक्रिया कोड लिखने की तरह सहयोगी और ओपन सोर्स हो जाती है, तो इसका असल में क्या मतलब है? जब एक डिजाइन फाइल अब एक स्थिर असंपत्ति नहीं, बल्कि एक जीवित समुदाय संचालित प्रोजेक्ट बन जाती है, तो अगली बड़ी चुनौतियां और अवसर क्या होंगे? क्या हम भविष्य में ऐसे डिजाइन्स देखेंगे जिनके हजारों कंट्रीब्यूटर्स हों, जैसे आज बड़े ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के होते हैं? और इसका एक अकेले डिजाइनर की भूमिका और उसकी पहचान पर क्या असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है।